में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे अतिथि के साथ आपको रूबरू कराएंगे जिनकी वाक्पटुता के आप कायल रहे हैं। इससे पहले विभिन्न चैनलों में हमारे साथ कई बार अपीयर हुए हैं, कई मुद्दों पर अपीयर हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में हमने उनके साथ दौरे किए, उनकी लोकप्रियता देखी है, उनका जज्बा देखा है। एक ऐसे विषय पर हम आज बात करने के लिए आए हैं जो पिछले दिनों चर्चा में रहा। चर्चा ये थी, कोरोना पूरे विश्व में तो एक बीमारी थी, लेकिन हिंदुस्तान में आकर उस बीमारी को एक मजहब का रूप दे दिया गया। कोरोना यहाँ आकर मुसलमान हो गया। भूमिका बांधते हुए आपकी शायद समझ में आ गया हो, हम बात करेंगे अबू आसिम आजमी साहब से, समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। विषय भी ऐसा है, जमातियों को, जैसे कोरोना को हम बात कर रहे थे, कोरोना हो गया था हिंदुस्तान में आकर मुसलमान हो गए। तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह की टिप्पणियाँ हुई, बड़े से छोटे लेवल तक, बहुत निचले स्तर तक की हुई। अब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में अभी भी उन टिप्पणियों में कहीं कमी नहीं आई है, लेकिन लोग थोड़ा सा बच रहे हैं दूसरे तरीके में। इसमें क्या होना चाहिए था? कोर्ट की इस निर्णय को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूँ। कोर्ट के निर्णय के बाद तुरंत वो लोग जो जितने पॉलिटिशियन थे, जितने मीडिया के लोग थे, जो गला फाड़ फाड़ के कोरोना देश में फैलाने की जिम्मेदारी जमात पे डाल रहे थे और ऐसी नफरत देश में फैला दिया इनकी वजह से कि कई जगहों पर मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम लोग सब्जियां ठेले पर बेचने जाते थे तो लोग उनको मार के भगा देते थे कि ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं। कई जगहों पर किसानों को खेत में जाकर मार दिया कि ये मुसलमान है, कोरोना बढ़ाने वाले लगे। इतनी सारी जिम्मेदारी मीडिया की है और उन नेताओं की है जो मीडिया में बैठे। इन सबको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनको उस कुर्सी से जूते मार के उतार देना चाहिए और इनको प्रोसिक्यूट करके इनको जेल भेज देना चाहिए और ज़िंदगी भर फिर इनको मीडिया में काम करना नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने वाले लोग, इस देश में नफरत फैलाने वाले लोग, इस देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति करने वाले लोगों को मैं समझता हूँ कि इनको इज्जत सम्मान कहीं मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये बात शुरू हुई थी, जिस दिन से मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, हिंदू या मुसलमान। यकीन जानिए कि मैंने हमेशा, जैसे कहा था सर सैयद अहमद खान साहब ने कि हमारी दो आँखों की तरह हिंदू और मुसलमान है। अगर एक आँख भी ख़राब हो गई तो हम काने हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे और हम सुंदर नहीं रहेंगे। इससे इस देश की खूबसूरती यह है कि जिस तरह से दोनों आँखों को संभालते हो, वैसे दोनों हिंदू और मुसलमान को संभालते। लेकिन आज जो जैसे जमात के बारे में बातें शुरू हुई, यकीन जानिए मेरे पैर इनके ज़मीन निकल गई। अरे जमात के लोग, आप जानते हैं, कई लाख लोग जमा होते हैं और किसी से 1 रुपया लेते नहीं। वो ज़मीन जहाँ बदबू करती है, जहाँ पे कुत्ता भी न जाना पसंद करता है, गटर बहता है, ऐसी ज़मीनों को जाकर अपने हाथ से बना करके वहाँ ये लोग मुसलमानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि दुनिया में रहने का तरीक़ा क्या है, पड़ोसी के साथ कैसे आपको रहना चाहिए। अगर आपने पेट भर खाना खा लिया और पड़ोसी भूखा रहा तो आप मुसलमान नहीं हैं, चाहे वो पड़ोसी हिंदू हो तो क्या हुआ। वो हमेशा दुनिया में रहने का, इंसानियत का तरीक़ा सिखाते हैं। ज़मीन के नीचे जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा, आसमान के ऊपर जो बैठा है उसके हुक्म को नहीं मानोगे तो क्या होगा, ये सिखाते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कोई मीटिंगें होती हैं तो कभी भी वहाँ इंटेलिजेंस, वहाँ पुलिस नहीं लगती। बाला साहब ठाकरे जैसे, जब इनका बहुत उरूज था, मुसलमानों की खुल के मुखालफत करते थे, उस बाला साहब ठाकरे ने बांद्रा, जहाँ BKC है, वहाँ इनको परमिशन दिया कि जाओ तुम लोग यहाँ पर तबलीग का इज्तिमा करो, हमें कोई एतराज़ नहीं। आज BKC कितनी बड़ी जगह बन चुकी है देश की। तो जब इन्होंने शुरू किया तो मैंने उसी दिन चिल्लाया कि ये कमीने लोग मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। मोदी के पास कुछ नहीं है। मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई बदतमीजी की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस आदमी की हैसियत चाय बेचने वाली होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी सोच इतनी छोटी और इतनी गंदी सोच है। इस आदमी ने इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर राज किया है और बेचारे हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, उनको ऐसा वरगला दिया है कि उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ एक जो है नफरत पैदा हो गई है। मैं ये सांच को आँच नहीं, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब कह रहे हैं कि ये देखो इसने नर्स पे थूक दिया,
इसने पेशाब करके फेंक दिया, इसने टॉयलेट पैखाना करके वहाँ डाल दिया। मैं कह रहा हूँ एक जगह दिखा दो मुझे, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। मैं बगैर कोर्ट के फैसले का बोल रहा था कि मुझे मालूम है कि जमात का कैरेक्टर क्या होता है। हमारे जैसे लोगों को कभी वो बात नहीं करते हमसे, हम उनसे कहते हैं हमको सपोर्ट करो, कहा नहीं, हम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। और ये लोग, ये तो अर्नब गोस्वामी है, ये तो कमीने का औलाद दिखता है मुझे, कमीना दिखता है इंसान, ये आदमी नहीं है, ये दलाल है। एक दिन टीवी पे बोला था चुप चुप, मुझे तो मैं जूते मार देता है इसको अगर मुझे ऐसा बोल दे जिस दिन। अच्छा भाई, इसके शो में जो लोग जाते हैं, जिस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ इसने जिस तरह से बात की है, मैं एक सीधा सा सवाल है, मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ, क्या इसे जर्नलिस्ट भी कहना चाहिए? नहीं, इसे जर्नलिस्ट नहीं कहना, इसे जो है सिर्फ और सिर्फ, जो एक कुत्ता है ना, जब उसको सामने गोश्त का लुथड़ा रखो तो दुम हिलाता पीछे आता है। इसके ये सिर्फ उसकी हैसियत यही है कि मोदी जी के तलवे चाट रहा है, बीजेपी के तलवे चाटने वाला आदमी है। इसको जर्नलिस्ट नहीं कहा जा सकता, इसको दलाल कहा जा सकता, दलाल। जर्नलिस्ट कहना भी गुनाह है। और मैं तो कहूँगा उद्धव जी से, मैं बाला साहब ठाकरे के खिलाफ था, उनकी नीतियों के खिलाफ था, लेकिन आज मैं बाला साहब ठाकरे को सोचता हूँ कि बाला साहब ठाकरे आज तक ज़िंदगी में किसी के दरवाजे नहीं गए, वो दिल्ली कभी नहीं गए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी आया हो, सबको उन्होंने अपने घर पे बुलाया और सबके घुटने टिकवाया। क्या हुआ है आपको? ये अर्नब गोस्वामी रोज आपका नाम ले रहा है, चिल्ला चिल्ला का नाम ले रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपकी सरकार यहाँ पे है। और जिस तरह से रेते की जुबान इस्तेमाल करते हैं और शिवसेना भी खामोश बैठी है, इस पर मैं क्या कहूँगा, मुझे शर्म आती है, इस तरह से बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। उनके शो में जो लोग जाते हैं, जो मुस्लिम उलमा के नाम पर, नामधारी मुसलमान, ये क्यों अपनी बेइज्जती कराने जाते हैं? इन लोगों के लिए भी कुछ कहें? मैंने बहुत कहा और मैं नहीं जाता शो में, मैंने शो में जाना बहुत कम कर दिया, एकदम नहीं जाता हूँ। ये मीडिया वाले हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, कभी कोई दोस्ती में बहुत ही उनके दबाव में चला जाता हूँ कभी भी, लेकिन नहीं जाता। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ खासतौर से मुसलमानों को, क्यों कौम को जलील कर रहे हो तुम लोग? मत जाओ शो में, ये तुमको डांटता है और तुम सुनते हो तो तकलीफ मुझे होती है। अरे इनका काम है अपना सवाल करना, जो जवाब दे सुन लेना। ये जवाब किसके लिए है? पूरी दुनिया की जनता जो सुनती है ना, वो सुने इनके विचार क्या हैं। तुम क्यों चिल्लाते हो? तुम क्यों दलाली करते हो? अपना नंबर बढ़ाते हो? इसे बहुत सारे लोग हैं, ये चौरसिया है, ऐसा कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। अब जरा बोलो ना बेटा, तुम लोगों के बदन में सही माँ बाप का खून है ना, तो जरा सच्चाई सामने लाओ। जमातियों को तालिबानी कहा, तुमने मर्डरर, तालिबानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या कहा, और अब तुम्हारी जबान बंद है, तुम्हारी जबान बंद हो गई है। अब बोलोगे तो मोदी जी के यहाँ से कुछ तुमको भीख नहीं मिलेगी, तलवे चाट रहे हो। बोलो कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, हमने चापलूसी किया था, हमने मोदी जी के हाँ में हाँ मिला दिया था, मोदी जी की नाकामियों को छुपाने के लिए हमने तबलीग को जिम्मेदार बना दिया था। हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं तबलीग वाले, और अगर तबलीग वाले माफ़ कर दो, माफ़ भी कर देंगे बेचारे, वो तो बड़े सीधे लोग हैं, लेकिन इनको सजा मिलना चाहिए। ये बिकाऊ लोगों से उम्मीद है कि इस तरह की हरकत करेंगे ये लोग? नहीं, देखो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये काम कराया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ज़रा बोलूँगा टीवी पर तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन देखिए मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूँ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। इनको इनकी हैसियत बता देना चाहिए, जो दिन रात टीवी पर चिल्लाते रहते हैं ये मीडिया वाले, इनको ज़रा इनकी हैसियत बताना बहुत ज़रूरी है। मैं देश के उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ जो लोग गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों को मानते हैं और जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश को इतना अच्छा संविधान दिया, आप उठ खड़े हुए। नहीं तो आत्मा नाम की कोई चीज़ होती होगी तो इनकी आत्मा आज खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस भारतवर्ष को दुनिया का एक अच्छा नमूना, अच्छा मुल्क बनाया था, आकर के ये चाय बेचने वाले, ये आके जो है मीडिया, टपोरी मीडिया वाले आकर के चापलूसी करके, तलवे चाट करके मेरे देश को कहाँ ले जा रहे हैं आज? ये इन लोगों के खिलाफ भाई चलते क्या इनके खिलाफ भी जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकतें की थी और बदनाम करने में जो पेश रहे, क्या इनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कानून में? ऐसा है ना कि कहाँ जाए, बाबरी मस्जिद का मुकदमा देख लिया आज दुनिया। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ मंदिर नहीं बने मंदिर हो गया फैसला, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मैं आस्था पर फैसला नहीं दूंगा। और ये जो है 1949 की रात में मूर्ति रखी के गलत किया गया, 92 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, गलत किया गया।
लेकिन वही गलत करने वालों को उन्होंने जगह दे दिया। ठीक है, मैं इस पर कुछ बहस नहीं करना चाहता हूँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ इंसाफ मांगूँ। ज़रूर इसके खिलाफ केस होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है, जो हाईकोर्ट के जज ने फैसला अच्छा दिया माशाल्लाह, अभी उम्मीद है। और ज़रूर मैं कहूँगा जितने इंसाफ पसंद लोग हैं उठ खड़े हो जाओ, और इन लोगों के खिलाफ जो आज हमें भाई भाई को बांट रहे हैं, ये देश हिंदू और मुसलमानों की एकता वाला देश है, इनके खिलाफ खड़े होकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ और किसी हद तक भी जाओ, इनको सुधारो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। ये थे अबू आसिम आज़मी जी, जिनके मन में एक कसक है। जिस तरह से एक बीमारी को, महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है, पूरा विश्व जिससे परेशान है, उसे धार्मिक रंग देकर जिस तरह से किसी एक कौम को बदनाम किया गया, वो एक कसक भी है। कानून को लेकर, मीडिया को लेकर उनके मन में एक मलाल है। मीडिया का एक तबका जिस तरह से एक तरफा फैसले सुनाता है, उसे लेकर उनका मलाल जायज़ भी है। उन लोगों को भी सोचना होगा कि आखिर ये देश इस तरह से क्या चलेगा। जो इस देश के कर्णधार हैं उनके लिए भी सर जोड़कर बैठने का समय है। फ़िलहाल अबू आसिम आज़मी साहब से हम विदा लेते हैं। आगे भी ऑनलाइन ऑन एयर विद सैयद सलमान में हम और भी विषयों पर अबू आसिम आज़मी जी से और अन्य लोगों से ज़रूर आपको मुलाकात कराते रहेंगे। आप भी देखते रहिएगा। और फिलहाल सलमान को और सलमान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए ऑन एयर विद सलमान।